हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 6th चैप्टर चल रहा है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण के लिए सामान्य सिद्धांत और विधियों की बात हम कर रहे थे। प्रक्रम हम वहां पर देख रहे थे। तो हमने क्या कर लिया था बच्चों? हमने अयस्कों से धातुओं को अलग कर लिया था और उसके बाद हमने क्या कहा कि जो निष्कर्षित धातु यानी कि एक्सट्रैक्टेड मेटल हमें प्राप्त हुई है वो किस रूप में है? वो अशुद्ध रूप में है, यानी किसी न किसी प्रकार की इम्प्योरिटी उसके साथ है। तो अभी उस धातु को क्या करने की आवश्यकता है? उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम? शुद्ध करने के लिए हम, क्योंकि उसमें क्या क्या है, उसमें एक तो धातु है जिसको हमें निष्कर्षित करना है और साथ में कोई अन्य पार्टिकल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? अशुद्धि कह रहे हैं। तो उन दोनों को अलग करना है, अशुद्धि को और धातु को अलग करना है। तो हम उनके क्या देखेंगे? उन घटकों के हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और प्रॉपर्टीज के आधार पर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे, जहां पर हमने 6 मुख्य विधियां देखी थी और उन 6 मुख्य विधियों में कुछ विधियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने जोन रिफाइनिंग की बात की थी, यानी कि मंडल और साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग देखी थी। आज के सेशन में और विधियों को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों 6th चैप्टर चल रहा है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के निष्कर्षण के लिए सामान्य प्रक्रम और सिद्धांतों की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं। शोधन यानी कि आपका क्या किया जाएगा? प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी और उन प्रक्रियाओं के द्वारा धातु को उसके शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाएगा। ओके, ये हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हमने अलग अलग विधियों की बात की। डिस्टिलेशन हो गया था, लिक्वेशन, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एंड जोन रिफाइनिंग, ये 4 मेथड हमने देख लिए थे। और हमने क्या कहा था कि जो आपका ये 4 मेथड हैं ये हमने अच्छे से पढ़े थे और आपको रिवाइज करने थे, ये कहा था। इसके बाद आपका आता है 5वां वेपर फेज और छठा आपका आता है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। जो ये वॉन आर्कल मेथड है ये आपका वेपर फेज के ही अंतर्गत आप इसे पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या पढ़ा जाता है? एक तो आपका वॉन आर्कल मेथड पढ़ते हैं और दूसरा आप यहाँ पर मोन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार हमने अलग अलग विधियां देखी थी। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे सारी विधियों का, फिर आज की विधियों को पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन यानी आसवन, क्या कह रहे थे? कम बॉइलिंग पॉइंट वाली धातुओं को लेंगे और उनको क्या कराया जाएगा? उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म कराया जाएगा या फिर गर्म करेंगे और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उनको कंडेंसर की मदद से उन वेपर को कंडेंस किया जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उनको अलग क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। ओके, दूसरा हमने लिक्वेशन, अब क्या करेंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो डिफरेंस क्या है, वहां हमने बोला लो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ हम कह रहे हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अब आप मेल्ट कराओगे धातु को, धातु पिघल जाएगी, उसको एक ढालू स्लोप पे, सतह पर आप क्या डालोगे तो क्या होगा? द्रव में बहने का गुण होता है, तो आपकी धातु बह करके इस साइड एक तरफ इकट्ठी हो जाएगी। अब सिर्फ उस अशुद्धि को आप दूर कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो पिघलेंगी नहीं। तो जब वो पिघलेंगी नहीं तो वो ठोस रूप में रह जाएंगी। ठीक है, अशुद्धि और ठोस बहते तो है नहीं, तो इस प्रकार वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और आप क्या कहेंगे कि इम्प्योरिटी है वो अलग आप सेपरेट कर लें। ओके, क्लियर है? इसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आप क्या कह रहे थे कि आपने क्या किया? जो अशुद्ध धातु है उससे एनोड बना ली और आपकी क्या करेंगे? एक पतली स्ट्रिप ली उसी धातु की, लेकिन वो शुद्ध रूप में है, उससे कैथोड बना ली। ठीक है, एनोड पर आपको पता है कि कैसा पॉजिटिव चार्ज आ गया है और कैथोड पर आपने निगेटिव चार्ज ले लिया है, यानी कि टर्मिनल्स बना लिए हैं। ठीक है, टर्मिनल किस प्रकार बनाए हैं? बैटरी से जोड़कर। क्लियर है? फिर आपने क्या कहा कि जिस धातु से एनोड और कैथोड बने हैं उसी धातु का सोल्यूशन भी हम बनाएंगे, सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर है? ये सॉल्ट सोल्यूशन पूरा ये उसी धातु का है। जैसे यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लिया गया है।
फिर हम क्या कहते हैं कि जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा आपका कि जो ये सॉल्ट सोल्यूशन है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि ये कॉपर सोल्यूशन का है या कॉपर सल्फेट का है, CuSO4। तो Cu आपका पॉजिटिव में टूटता है और SO4 निगेटिव में टूटेगा। ओके, तो आपका ये Cu क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, आपका Cu है पॉजिटिव धातु है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी, यानी कि कैथोड पे जाएगी, और SO4 निगेटिव इधर एनोड की साइड को आएगी आपका। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपका कि जो सोल्यूशन में कॉपर थी वो कहाँ जा रही है, कॉपर के पास जा रही है। जो कॉपर की हमने क्या बनाई थी, प्योर कॉपर की जो कैथोड बनाई थी, तो वो कैथोड पे आपकी एकत्र हो गई कॉपर की धातु, जो कि कहाँ थी, जो विलियन में थी। अब विलियन की कॉपर, ध्यान से सुनिए, विलियन की कॉपर चूंकि कैथोड पे चली गई है, तो फिर यहां से जो ये इम्प्योर आपकी क्या है, एनोड बनी हुई है, अशुद्ध धातु की एनोड, इससे फिर कॉपर इस सोल्यूशन में आएगा, फिर यहां से कॉपर प्लस आपका कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो इस तरीके से यहां आपको शुद्ध कॉपर प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो यहां भी हमने देख ली थी रिफाइनिंग किस प्रकार की, अशुद्ध कॉपर की शुद्ध कॉपर में, अलग अलग रिएक्शंस हमने देख ली थी इसके लिए। ओके, जोन रिफाइनिंग यानी कि मंडल परिष्करण की बात की थी। मंडल परिष्करण कह रहा था कि हमने क्या करना है, हमने ले लेनी है कच्ची, जो आपकी कच्ची धातु या अशुद्ध धातु बोल रहे हैं ना, उसकी एक रॉड ले लेनी है। हमने उसकी रॉड बना ली। रॉड बनाने से क्या हुआ आपका, फिर आपने क्या किया, आपने उस धातु के बाहर एक तापक लगा लिया या हीटर जिसे बोलते हैं, सर्कुलर हीटर। ठीक है, कल मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया था कि जैसे पेन है आपके पास, उसके बाहर से आप रिंग डाल लीजिए कोई, तो फिर क्या होगा, वो रिंग आपका हीटर का काम करेगा, पेन हो गई आपकी अशुद्ध धातु। ठीक है, तो जैसे जैसे आप उस रिंग को पेन के एक सिरे से दूसरी तरफ को खिसकाते जाएंगे ना, उससे क्या होगा कि जैसे पहले यहाँ पर थी ये हीटर, ठीक है, तो इसने इस सिरे का क्या किया, तापमान बढ़ाया, तो ये मेल्ट हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो भी अशुद्धि होगी वो मोल्टन फॉर्म में या गलित अवस्था में ज्यादा विलेय होगी। ठीक है, तो आपकी धातु यहां पर विलेय होगी। फिर हमने क्या किया, इसको आगे खिसकाया, तो आपका रिंग का जो मूवमेंट है एक साइड से दूसरी साइड को हो रहा है, तो उसके साथ साथ ये जो डॉट डॉट यहां दिख रहे हैं ना, ये सारी अशुद्धियां हैं ये। ठीक है, तो अशुद्धि भी उसके साथ साथ आगे को बढ़ रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि विलेय में, विलेय हमने क्या कहा, किसमें होगा विलेय, आपका मोल्टन फॉर्म में या आपका द्रव अवस्था में आप बोल सकते हो, गलित अवस्था में। ओके, तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे से टेम्परेचर कम होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ आपको शुद्ध धातु मिलती जा रही है। क्लियर है, ये रिंग यहाँ पहुंच जाती है एक सिरे पर, हम कहते हैं कि सारी जो अशुद्धि है वो इस कोने में आपकी क्या हो जाएगी, एकत्र हो जाएगी, और बाकी जो पूरी धातु बची हुई है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये हीटर भी आप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ये पूरी रिक्रिस्टलाइज शुद्ध धातु मिल जाती है, और आप इस पार्ट को यहां से कट करके अलग कर देंगे तो आपका ये अशुद्धियां अलग हो गई और ये शुद्ध धातु अलग हो गई। क्लियर है, इतना हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था बच्चों। ओके, तो होपफुली आपने ये रिवाइज किया होगा। यहाँ पर आपने जोन रिफाइनिंग पढ़ी, एक बार आपने कथा सुन ली, उसके बाद अगर आप घर में जाके दोबारा उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपने सुन लिया, सुन करके आप फिर कोई चीज अगर रहना भी चाहेगी आपके दिमाग में तो वो निकल जाएगी जब आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिविजन मस्ट है हर सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो जोन रिफाइनिंग हमारा हो गया था। चलिए, हमने कहा एन इम्प्योर मेटल ऑन सॉलिडिफिकेशन विल डिपॉजिट क्रिस्टल्स ऑफ प्योर मेटल एंड द इम्प्योरिटीज विल रिमेन बिहाइंड इन द मोल्टन पार्ट ऑफ द मेटल। क्या कहा जा रहा है कि जो अशुद्धियां थी ना बच्चों, वो हमने उस गलित अवस्था के साथ साथ हम आगे ले गए उन अशुद्धियों को। हमने क्या कहा कि ये अगर अशुद्ध धातु की रॉड है ना, और इसके बाहर से हमने क्या लगा रखा था, इसके बाहर हमने एक हीटर लगा रखा था। हीटर समझते हैं, जो क्या करता है, हीट देता है ना, तापमान बढ़ाता है। तो हमने इसके बाहर से, जैसे पेन के बाहर से मैंने आपको बताया सिंपली कि आप एक रिंग लगा लीजिए,
तो रिंग जैसे जैसे ये आगे को खिसकेगी इधर को, ये क्या करती जाएगी, धीरे धीरे उस धातु को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करती जाएगी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, ये धातु आपकी मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होती जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, चूंकि ये मोल्टन फॉर्म में ज्यादा क्या होती हैं, अशुद्धियां घुलनशील होती हैं या विलेय होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे रिंग आगे बढ़ेगी, यानी रिंग का मतलब क्या है, हीटर आगे बढ़ेगा, हीटर आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे धातु उस साइड को मेल्ट होती जाएगी और पीछे से क्या होती जाएगी, रिक्रिस्टलाइज होती जाएगी। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, पुनः क्रिस्टल के रूप में बनती जाएगी, और वो जो अब आपको क्रिस्टल प्राप्त होंगे ना, वो कैसे होंगे, वो शुद्ध होंगे। ओके, ये देखिए, ये जो अब पार्ट है ना, ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां से अशुद्धियां, इसी साइड से हमने रिंग को डाला है। तो इस साइड से जब आपने रिंग को इंसर्ट किया, यहां बोलेंगे, या आपने वो रिंग को यहां से आगे बढ़ाया, आप कहेंगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहां से रिंग जब आगे बढ़ी तो अपने साथ वो अशुद्धियों को आगे लेती चली गई, और लास्ट में यहां तक वो अशुद्धियों को एकत्र कर लेगी। ठीक है, और यहां से इस साइड से आपका ये धातु रिक्रिस्टलाइज होती चली गई, और ये क्या है, प्योर फॉर्म है मेटल की, जैसे यहाँ पे जर्मेनियम का एग्जांपल है। ओके, चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज कास्ट इनटू अ थिन बार। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी धातु होती है ना, उसका वो पहले इम्प्योर अवस्था में थी, यानी कि अशुद्ध अवस्था में थी, और अशुद्ध से फिर हमने क्या कर लिया, उसको शुद्ध कर लिया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, थिन बार के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसकी सारी अशुद्धियां एक साथ क्या हो रही है, एकत्र हो रही है। ओके, दूसरा क्या है, अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल। क्या कह रहे हैं, जितनी भी उस धातु में, रॉड में, यानी कि जो कच्ची धातु थी उसमें क्या है, अशुद्धियां हैं, उसके लिए हमने क्या यूज किया, एक हीटर किया, जो कि कैसे रूप में था, आपका सर्कुलर मोबाइल हीटर था। सर्कुलर मोबाइल हीटर मतलब सर्कल के रूप में था, जिसे हमने रिंग का एग्जांपल लिया कि पेन के बाहर से रिंग लगा दीजिए, या आप बैंगल चूड़ी समझते हैं, ऐसा कुछ हीटर होगा वो, और उसके चूड़ी के अंदर आप एक पेन को जैसे डाल देंगे, तो उस प्रकार से क्या होगा, आपका हीटर कार्य करेगा। ओके, और सी है आपका, वन जोन ऑफ द बार इज मेल्टेड बाय अ सर्कुलर मोबाइल हीटर। क्या होता है, उसकी वजह से, जो हीटर है ना, उसकी वजह से जो बार था, बार समझते हैं, लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, या फिर आप क्या कहेंगे, धातु का एक टुकड़ा, जैसे लकड़ी के समान साइज का आप जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो छड़, यानी कि, तो उस प्रकार की धातु की एक छड़ होगी जिस पर हीटर कार्य कर रहा है, तो धातु को क्या करेगा, मेल्ट करेगा। कहां से, एक साइड से, तो उससे क्या होगा, एटमोस्फेयर ऑफ एन इनर्ट गैस लाइक आर्गन। ओके, डी क्या कह रहा है, एट द हीटेड जोन द मेटल मेल्ट्स। जहां हीटेड जोन का मतलब क्या है, जहां पर हीटर लगा हुआ है वहां पर क्या होगी, धातु पिघलना शुरू करेगी। जब धातु वहां पर पिघलेगी, एज द हीटर मूव्स, जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ रहा है, स्लोली, धीरे धीरे, द इम्प्योरिटीज ऑल्सो मूव। जैसे जैसे आपने हीटर यहाँ पे लगा हुआ था इस एंड पे, और यहां से यहां तक आप हीटर को पास करते चले गए, तो इसके साथ साथ, हीटर के मूवमेंट के साथ साथ, आपकी जो इम्प्योरिटीज थी ना, वो भी मूव करती चली गई, यानी वो भी इस एंड से इस एंड पर पहुंच गई। ओके, ऑल्सो मूव इनटू द एडजेसेंट मोल्टन पार्ट। क्यों मूव कर रही है वो, सबसे पहले उसका रीजन मैंने आपको कल के सेशन में, लास्ट सेशन में बताया था कि उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपकी इम्प्योरिटीज है, यानी अशुद्धियां हैं, वो मोल्टन फॉर्म में ज्यादा क्या है, विलेय है, सॉल्युबल है। चूंकि वो मोल्टन फॉर्म में सॉल्युबल है, तो वो किस साइड को जाएंगी, जहां पर उनको मोल्टन फॉर्म मिलेगी। तो जहां जहां हीटर जा रहा है आगे को, उधर उधर वो मेल्ट हो रही है, धातु गल रही है। ठीक है, मेल्ट होने का मतलब पिघल रही है। तो जहां जहां वो पिघलेगी, द्रव अवस्था में जा रही है, वहां वहां आपकी अशुद्धि उसके साथ जाएगी, और लास्ट में इस तरह से हम कह रहे हैं कि चूंकि हीटर यहां से यहां पर आ गया है, तो सारी अशुद्धि आपकी यहां आ गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर मोल्टन स्टेट में, यानी कि आपकी गलित अवस्था में धातु है। ओके, क्लियर है? तो इस प्रकार इन सारे पॉइंट्स को नोट करिए जल्दी से। तो इस प्रकार हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी।
अभी बात करते हैं नेक्स्ट की, इन दिस वे द इम्प्योरिटीज आर मेड टू मूव इनटू वन एंड विच इज फाइनली कट ऑफ एंड डिस्कार्डेड। क्या कहा जा रहा है कि आपने जो धातु की पूरी छड़ ली थी ना, अशुद्ध धातु की, उसमें आपने क्या किया, हीटर को मूव किया। जैसे जैसे हीटर मूव हुआ उसके साथ साथ आपकी अशुद्धियां भी मूव कर गई, यानी कि जो इम्प्योरिटीज थी तो वो एक एंड पर आ गई। जब वो एक एंड पर आ गई तो आपने उस एंड को क्या कर लिया, वहां से कट कर लिया। कट करने का मतलब क्या है, कट करने की आवश्यकता क्यों है? अरे भाई इम्प्योरिटीज को दूर करना है। अगर मैं कह रही हूं कि ये अब प्योर हो गया है, मैं इस एंड तक हीटर को मूव करके ले गई हूं, तो यानी ये पीछे से पूरी क्या प्राप्त हो रही है आपको, शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है। ओके, और ये आपको क्या, अशुद्धि प्राप्त हो गई है। तो ये अशुद्धि क्या है, इसको आपको अलग करना है, तो यहां से आप क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है एंड डिस्कार्डेड। ओके, चलिए पॉइंट्स नोट करेंगे। Next, the molten metal present at the colder region solidified in the meantime since it is away from the heater। क्या कह रहे हैं कि जो ये मेल्ट हुई थी ना, पहले ये भी मेल्ट हुआ था क्योंकि इसी साइड से रिंग जो आपका हीटर है उसने मूव किया था। ठीक है, तो हीट ये भी मेल्ट थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्योंकि ये हीटर से दूर होता चला गया ये पार्ट, तो ये क्या होता गया, रिक्रिस्टलाइज होता गया, या आप क्या कहेंगे, सॉलिडिफाई होता चला गया, यानी ठोस के रूप में परिवर्तित होता गया। ओके, नेक्स्ट है दस वी गेट कंप्लीटली प्योर मेटल बाय दिस मेथड। क्या होगा, इसके द्वारा हमको पूर्ण रूप से एक शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है। ओके, जल्दी तीनों पॉइंट्स को नोट करेंगे। ये क्या चल रहा था आपका, ये चल रहा था मंडल परिष्करण। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग, यानी कि आपकी वाष्प प्रावस्था परिष्करण। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। ओके, तो बहुत आपका क्या है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना नाम से ही पता चल रहा है मेथड के बारे में। आपने आसवन विधि पढ़ा था सबसे पहले, तो आपको पता है आसवन होता क्या है। आपने कहा किसी भी चीज को हम बॉईल करेंगे और फिर बॉईल करने के बाद जब वो वेपर में यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसको दोबारा से ठंडा करके आप द्रव में बदल लीजिए। यही तो आसवन में होता है, वही हम वहां कर रहे थे। फिर आपने क्या पढ़ा, फिर आपने पढ़ा लिक्वेशन, यानी कि द्राव गलन परिष्करण। तो द्राव गलन नाम से ही पता चला, यानी द्रव के रूप में कुछ तो हो रहा होगा। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, द्रव के रूप में परिवर्तित कर रहे थे, और द्रव के रूप में परिवर्तित करके उसको क्या कर रहे थे, ढालू सतह पर, ढालू सतह समझते ना, ढलान पर आपने उसको डाल दिया। ढलान पे डालेंगे तो क्या होगा, द्रव नीचे को बह जाएगा, और जो शुद्ध जो आपकी अशुद्धि है, ठीक है, ठोस अवस्था में, वो कहीं रुक जाएगी, क्योंकि ठोस तो बहते नहीं है। और आपने क्या कहा, हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा ही है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं, उन पर आप टर्मिनल्स बना देते हैं करंट फ्लो करके, और फिर एक सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, वहां पर आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। आयन्स आपका निगेटिव टर्मिनल की ओर भागते हैं। आपको हमेशा से पता है, चाहे आप चुंबक को पढ़ रहे हो या फिर आप आवेश के बारे में पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भी विपरीत होंगे वो एक दूसरे की तरफ भागेंगे। तो Cu प्लस बन रहा था, तो वो कॉपर की तरफ, जो आपकी कैथोड थी उसकी तरफ भाग रहा था, क्योंकि वो निगेटिव टर्मिनल था। तो यही होता है। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा जोन रिफाइनिंग, यानी मंडल परिष्करण। अब मंडल बन गए, ठीक है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में मंडल है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, यानी कि जोन है, रीजन है। उसी प्रकार आपके जो बार होती है ना छड़, उसमें भी मंडल बन जाते हैं। एक मंडल होता है जहां पर कि हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त हो रही है, आप हीटर को मूव करा रहे हैं ना, जैसे हमने पेन में रिंग को डाला था, उसी प्रकार। तो हीटर मूव करती चली गई, अपने साथ साथ अशुद्धियों को लेती चली गई, एक कोने पे इकट्ठी कर दी, वहां से हमने उस छड़ को क्या कर लिया, कट कर लिया। तो एक साइड से आपकी धातु क्या हो रही है, धीरे धीरे रिक्रिस्टलाइज होती चली जा रही है, तो वहां पर आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो रही है। अब हमने कहा वेपर फेज रिफाइनिंग, तो वाष्प प्रावस्था। और बच्चों वाष्प तो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हैं। वाष्प का मतलब क्या है कि आपका
गैसियस स्टेट में कुछ तो हो रहा होगा। वाष्प का मतलब जो भी भाप बनाते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बनता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी आपकी अशुद्ध धातु है, क्या है, इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल कहाँ से आई, जहां से आपने इसको निष्कर्षित किया था, आपने पत्थर ढूंढे थे ना, मिनरल्स, तो आपने कहा था वो अशुद्ध धातु में हमें मतलब हमें धातु प्राप्त करनी है, तो ये अशुद्ध धातु प्राप्त हो गई। इसको आप क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, कुछ प्रक्रम अपनाते हैं और उन प्रक्रमों के द्वारा वाष्पशील पदार्थ यानी कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स, ठीक है, वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। समझ गए कि आपने अलग अलग विधियों से अयस्क से धातु को अलग किया था और आपको जो ये धातु प्राप्त हुई, आपको इसको फिर क्या बनाना है, वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित करना है, ठीक है, यानी वॉलेटाइल जो कंपाउंड्स होते हैं। ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको दोबारा से इसका क्या करते हैं, यहाँ पर विघटन करते हैं, ठीक है। इस वाष्पशील यौगिक का होगा विघटन और विघटन के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसके नाम से समझ में आता है आपको क्या है, वाष्प प्रावस्था परिष्करण, यानी एक बार आप उस अशुद्ध धातु को ऐसे कंपाउंड में परिवर्तित कीजिए जो कि वाष्पशील होगा। वाष्पशील का क्या मतलब है, जिसको आप गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। तो आप ऐसी प्रावस्था में उसको ले जाते हैं और फिर वहां से जब आपको ये वाष्पशील यौगिक प्राप्त हो गया, इसका विघटन कर देते हैं। विघटन होगा तो वो शुद्ध धातु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन मेटल्स आर कन्वर्टेड टू देयर वॉलेटाइल कंपाउंड्स। क्या किया जा रहा है, आपका कुछ धातुओं को उनके वॉलेटाइल कंपाउंड्स, वॉलेटाइल कंपाउंड यानी वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है, while the impurities are not affected during compound formation। जबकि जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा होगा यानी वाष्पशील यौगिक बन रहा होगा, क्या कह रहे हैं, अशुद्ध धातु ली, उसको कुछ आपने उसमें ऐड किया, कोई भी चीज, और ऐड करने के बाद आपने वाष्पशील यौगिक बनाया, ठीक है ना। अभिक्रिया का मतलब कोई तो आपने कंडीशंस चेंज की होगी या कोई आपने सब्सटेंस वहां पर ऐड किया होगा, तो वाष्पशील यौगिक बन गया आपका, यानी इसकी वेपर बन सकती है, सिंपल सी बात, ठीक है। वाष्पशील आपने यौगिक कहाँ पढ़े थे, भूल गए, सोल्यूशन का चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां पर वाष्पशील पढ़े हमने। तो इस प्रकार आपका क्या बन गया, आपका बन गया वाष्पशील यौगिक। फिर हमने क्या कहा, द कंपाउंड फॉर्म्ड डिकम्पोजेस। अब इसको क्या किया जा रहा है, विघटित किया जा रहा है और विघटित करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें दो रिक्वायरमेंट होती हैं, दस The two requirements are, दो रिक्वायरमेंट क्या है, the metal should form a volatile compound with an available reagent। जो भी आपके पास reagent अवेलेबल है, वो जो धातु है ना, अशुद्ध धातु जिसे हमने लिखा था, उससे वाष्पशील बनना चाहिए। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, सेकेंड है द वॉलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल सो दैट द मेटल कैन बी इजीली रिकवर्ड। यानी कि जो वाष्पशील आपका यौगिक बना है वो इजीली डिकम्पोज कर जाए और इजीली डिकम्पोज करके हमें शुद्ध धातु दे दे, ठीक है। तो पहला हमने कहा कि ये वॉलेटाइल होना चाहिए और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, इजीली डिकम्पोजेज इन प्योर मेटल। क्लियर है। और यहां पर आप इसके दो मेथड पढ़ेंगे, पहला है आपका मॉन्ड प्रोसेस जो कि आप किसके लिए पढ़ते हैं, निकिल के लिए पढ़ते हैं, और दूसरा है आपका वॉन आर्कल मेथड या प्रोसेस। क्लियर है बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे इसे। तो होपफुली बच्चों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने एक बार फिर से जोन रिफाइनिंग यानी कि मंडल परिष्करण की बात की, जिसमें कि हमने कुछ और पॉइंट्स को समझा, आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छा प्रयास था जीआईसी बछुआ बान और जीआईसी मनसोना के बच्चों का। और उसके बाद हमने एक और मेथड, एक और प्रोसेस पढ़ी, जिसमें हमने बात की वाष्प प्रावस्था परिष्करण, यानी कि अब किसी वाष्प
वाष्पशील यौगिक में इस अशुद्ध धातु जो आपकी है उसको परिवर्तित कर लीजिए और फिर उस वाष्पशील यौगिक का क्या कर लीजिए, विघटन कर लीजिए और उसके बाद शुद्ध धातु को प्राप्त कर लीजिए। 2 तरह से ये परिष्करण आपका जाएगा, जिसमें कि मॉन्ट प्रोसेस देखेंगे और वॉन आर्कर मेथड देखेंगे अपने आने वाले सेशन में। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।